तो कल का पाठ आप लोगों ने देख लिया होगा, सूत्र समझ में आ गए। 2 सूत्र हुए थे कल, बहुव्रीहि शांतोदात्तात् और अस्वांग पूर्वपदात् वा। ठीक है, आज सूत्र है स्वांगाच्चोपसर्जनाद संयोगोपधात्। पदच्छेद करेंगे। पंचमी का एक वचन, हाँ। अव्ययपदम उपसर्जनात् पंचमी का एक वचन, असंयोगोपधात् असंयोगोपधात् पंचमी का एक वचन। ठीक, समास करिए। स्वम अंगम स्वांगम और संयोगः उपधायाम यस्य स संयोगोपधः न संयोगोपधः असंयोगोपधः तस्मात् असंयोगोपधात्। बोलिए सब लोग फिर से एक बार। संयोगः उपधायाम यस्य स संयोगोपधः न संयोगोपधः असंयोगोपधः तस्मात् असंयोगोपधात्। ठीक, अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्तियां इसमें तादल्पाख्यान की समाप्त हो चुकी, बहुव्रीहि शांतोदात्तात् की भी समाप्त हो गई है। अभी वाक्य अनुवृत्ति चलेगी 2 सूत्रों तक। ठीक है, और अनुवृत्तियां बस आपकी सामान्य रूप से वही हैं, अतः अंगेश स्त्रियां प्रातिपदिकात् इत्यादि। और अनुपसर्जना तो इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि उपसर्जनम तो इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है, इसलिए। अर्थ करेंगे सूत्र का। स्वांगम यद उपसर्जनम, क्या अर्थ होगा सूत्र का? स्वांगम यद उपसर्जनम असंयोगोपधम। स्वांगम यद उपसर्जनम असंयोगोपधम तस्मात्, है ना, तस्मात् नहीं तदंतात् कर देते हैं, तदंतात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन। फिर से अर्थ बोलिए एक बार। स्वांगम यत् उपसर्जनम असंयोगोपधम तदंतात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन। फिर से बोलिए आप लोग मिल करके। स्वांगम यत् उपसर्जनम असंयोगोपधम तदन्तात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन। ठीक, कहते हैं स्वांग जो उपसर्जन, स्वांगवाची शब्द हो, किंतु वो क्या होना चाहिए? उपसर्जन होना चाहिए। उपसर्जन है यानी बहुव्रीहि समास तो अपने आप ही हो जाएगा। जरूरी कि बहुव्रीहि समास हो, अन्य भी समासों में उपसर्जन होता है। तो स्वांगवाची जो उपसर्जन, और वो भी असंयोगोपध, संयोग उपधा में उस शब्द के नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तदंत, और वह कैसा होना चाहिए? वो अंत में होना चाहिए। यानी स्वांगवाची हो, उपसर्जन हो और असंयोगोपध हो, तदंत और फिर अदंत भी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? वो अदंत भी होना चाहिए। इतनी सारी शर्तें रख दी। एक तो स्वांगवाची होना चाहिए, दूसरा उपसर्जन होना चाहिए, तीसरा असंयोगोपध होना चाहिए, चौथा अदंत होना चाहिए। ऐसे प्रातिपदिक से भी स्त्रीलिंग में ङीष् प्रत्यय होता है विकल्प से। ठीक है, तो एक तो बहुव्रीहि समास में पद उपसर्जन होते हैं, और दूसरा जब आप वो वाले समास करते हो ना, जैसे अतिक्रांतम है, जैसे निष्क्रांतम वाराणस्याः इति निर्वाराणसी बनाते हैं, अत्यादयः क्रांतात्यर्थे द्वितीयया, तो ये अतिक्रांतः केशाः इति अतिकेशी, तो ये वाले जो समास करते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? उपसर्जन हो जाते हैं, क्योंकि केशों का अतिक्रमण कर गई है जो, तो उसको कह रहे हैं केश शब्द वहां पर क्या हो जाता है? उपसर्जन हो जाता है। तो एक तो बहुव्रीहि समास में पद उपसर्जन होते हैं, और दूसरा ये वाले जो समास करते हैं हम लोग, उसमें भी पद क्या होते हैं? उपसर्जन होते हैं। वो किससे होते हैं? एक विभक्ति चापूर्व निपाते से उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, क्योंकि नियत विभक्ति पद होते हैं वो, इस कारण से। तो अब चलिए अर्थ देखिए। तो इसमें आप बहुव्रीहि समास वाले भी ले सकती हैं और वैसे भी ले सकती हैं, कोई निर्धारित नहीं किया। यदि बहुव्रीहि लेना होता केवल, तो बहुव्रीहि की अनुवृत्ति ले आते हैं, उपसर्जनात् हटा देते हैं। हो सकता था कि नहीं हो सकता था? पर सूत्र बात समझ में आ रही मैं क्या कह रही हूँ? यदि हमको बहुव्रीहि समास के उपसर्जन पद लेने होते, तब तो बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ ही रही थी, तो उसी से ही कार्य हो सकता था। फिर जो बहुव्रीहि की अनुवृत्ति न ला करके क्या किया इन्होंने? उपसर्जन शब्द रखा। तो बहुव्रीहि समास से अतिरिक्त भी जो पद उपसर्जन होंगे वो कहाँ पर होंगे? एक विभक्ति चापूर्व निपाते इत्यादि सूत्रों से जो उपसर्जन होंगे उन सबको यहाँ पर ले लिया गया। तो चंद्र इव मुखम यस्याः सा चंद्रमुखी,
अब इसमें से तांतात की भी बात नहीं रह गई है, बस शब्द स्वांगवाची होना चाहिए। मृदु हस्तम यस्याह सा मृदु हस्ती, मृदु हस्ती इसका उदाहरण नहीं बन सकता। प्रथार्थी में गलत दिया है, उसको हटा लीजिएगा। क्यों नहीं बन सकता बताओ? क्योंकि मृदु स्वांगवाची नहीं है। हस्त स्वांगवाची तो है ही, स्वांगवाची भी है, अदंत भी है, किंतु एक शर्त नहीं घट रही है ना। हाँ, संयोग उपधा में है। हस्त स और त संयोग संज्ञा हो गई, तो ये संयोग उपधा में हो गया, तो इसलिए इसमें नहीं हो सकता। इसी को प्रत्युदाहरण बोलते हैं। जब आप आगे काशिका पढ़ोगे तो उसमें प्रश्न किया जाएगा असंयोगोपधमिति किम, क्या संयोगोपध ग्रहण क्यों किया गया, तो आपको उदाहरण दिया जाएगा मृदु हस्ता, क्योंकि ये शब्द कैसा है, संयोगोपधा में है, यहाँ न हो जावे इसके लिए असंयोगोपधात ग्रहण किया गया। बस यही प्रत्युदाहरण है आपका, और यही काशिका में पढ़ते हैं हम लोग। अस्तु है अतिक्रांत केशाम, है ना, इति अतिकेशी। तो चंद्रैव मुखम यस्याह, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो मुख जो है वो स्वांगवाची शब्द है, ठीक है, स्वांग है, और मुखम यस्याह उपसर्जन भी है, और असंयोगोपद भी है, अदंत भी है, यहाँ पर हो गया अंगिश प्रत्यय, तो क्या बन गया, चंद्रमुखी। और इसी प्रकार से दूसरा क्या बन गया, अतिकेशी, ठीक है ना, अतिकेशी अतिकेशा दोनों बन जाएंगे। तो ऐसी माला अतिक्रांतः केशम यया सा अतिकेशी माला है कि बालों का जो मतलब इतनी लंबी माला जो कि बालों का भी अतिक्रमण कर गई, तो अतिकेशी माला और अतिकेशा। तो केश शब्द भी कैसा है, अदंत है, स्वांगवाची है और असंयोगोपद भी है। अब जैसे नासिका शब्द है, नासिका कैसा है, असंयोगोपद तो है किंतु अदंत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हस्त शब्द आपको बता ही दिया कि वो किस प्रकार का है। और ऐसे लोग शब्द, नेत्र शब्द है, नेत्र कैसा हो गया, संयोगोपद हो गया। कर्ण शब्द कैसा हो गया, संयोगोपद हो गया। तो जो संयोगोपद है आप उनको नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। आगे चले, नासिको दरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच, ठीक है ना, जो मतलब असंयोगोपद और अदंत नहीं थे, है ना, उनको यहाँ पर परिगणित कर दिया। नासिको दरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगात, पंचमी का एक वचन च, समास करिए, नासिका च उदरम च ओष्ठं च, ओष्ठ शब्द उभय लेंगे, है ना, ओष्ठश्च भी कर सकते हैं आप, जंघा च दंतश्च कर्णश्च श्रृंगंच इति श्रृंगम तस्मात् श्रृंगात्। फिर से समास बोलो, नासिका च उदरं च ओष्ठं च जंघा च दंतश्च कर्णश्च श्रृंगं च इति तस्मात् श्रृंगात्, ठीक है। ऊपर संवृत्ति है स्वांगा चोपसर्जनात्, ठीक है ना। बस असंयोगोपधात की नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें संयोगोपद शब्द भी दिए हुए हैं। अर्थ करिए सूत्र का, नासिका उदर ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग, है ना, इत्येतानि या इत्येतत् यत् स्वांगम उपसर्जनम, कैसे कर देंगे, है ना, इत्येतत् स्वांगवाची उपसर्जनम तदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङिष् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। कहते हैं ये जो स्वांगवाची उपसर्जन शब्द हैं, इत्येतानि बहुवचन में भी कर सकती हैं और या फिर एक वचन में भी कर सकती हैं कि इत्येतत् स्वांगवाची उपसर्जनम तदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङिष् प्रत्ययः परस्य भवति। कहते हैं नासिका उदर, अब नासिका कैसा शब्द है, आकारांत है, अदंत नहीं है। आगे उदर, उदर शब्द भी ले लिया, जबकि उदर शब्द तो आपका कैसा है, अदंत भी है और असंयोगोपद भी है। तो उदर शब्द क्यों लिया पता है, आगे सूत्र आने वाला न क्रोडादि बहुवचः, वो बहुवचों को भी निषेध कर देगा। वो किसको निषेध कर देगा, बहुवच को निषेध कर देगा, ठीक है। यानी जो अदंत नहीं है,
जो संयोगोपद हैं और जो बहुवचन हैं उन सबको यहाँ पर ले लिया, क्योंकि इन सबसे निषेध किया हुआ था। तो नासिका, उदर, अगला शब्द बोलिए। ओष्ठ क्या है? संयोगोपद है। जंघा, ये तो डबल दोष है इसमें, संयोगोपद भी और अदंत भी नहीं है, ठीक है। और दंत संयोगोपद है। कर्ण, श्रृंग, तो ये सब इसलिए इनको नहीं प्राप्त था। तो ये उपसर्जन स्वांगवाची शब्द अंत में हो तो तदंत प्रातिपदिक से भी स्त्रीलिंग में इंग्लिश प्रत्यय विकल्प से हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। तुंग नासिकी, तुंग नासिका, तुंगा नासिका यस्याह। तुंग मने ऊंची, उत्तुंग शिखर बोलते हैं ना, यानी ऊपर की शिखर है। तो तुंगा नासिका यस्याह सा तुंग नासिकी, तुंग नासिका। तो ऊंची नाक है जिसकी, उपसर्जन हो गया कि नहीं नासिका शब्द। इसी प्रकार से तिलम उदरे यस्याह सा तिलोदरी, उदर में तिल है जिसके, तिलोदरी, तिलोदरा। बिंबम ओष्ठौ यस्याह, ठीक है ना, बिंबम ओष्ठौ यस्याह। बिंब जो होता है ना, एक फल होता है और वो लाल होता है, तो बिंब फल के समान लाल ओंठ हैं जिसके, उसको क्या कह देंगे? बिंबौष्ठी, बिंबौष्ठा, बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठा। यहाँ पर वो नहीं होगा, विकल्प से बनेगा, मतलब दोनों हो सकता है, ओथोष्ठयो हो समास से वा, इससे विकल्प से वृद्धि होती है। तो बिंबौष्ठी, बिंबौष्ठा दोनों हो जाएंगे। अगला उदाहरण क्या है? दीर्घ जंघी, दीर्घ जंघा, दीर्घम जंघा है ना, दीर्घा जंघा यस्याह, है ना, बड़ी बड़ी जांघें हैं जिसकी। समे दंताः यस्याह, बराबर दांत हैं जिसके। समदंती, समदंता। चारु कर्णौ यस्याह, अच्छे कान हैं जिसके। चारुकर्णी, चारुकर्णा। तीक्ष्ण श्रृंगी, तीक्ष्ण श्रृंगा, है ना, तीक्ष्ण श्रृंगे यस्याह सा तीक्ष्ण श्रृंगी, है ना, जिसके बहुत तेज सींगे हैं, ऐसी जो गौ। तो सभी में बहुव्रीहि समास हुआ है, सभी उपसर्जन हैं और सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, जो शब्द हैं उन्हीं से आपने कार्य कर लिया है। तो अर्थ भी हमने आपको सबका बता दिया कि सभी में बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस प्रकार से आपने पहले अनेक मने पदार्थ से समास करेंगे, उसके पश्चात ङीश लाएंगे, यचु हम यस्य से आकार का लोप करके तिलोदरी, तिलोदरा, बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठा इत्यादि शब्द आपके बन जाएंगे, ठीक है। न क्रोडादि बहुवचः, न अव्ययपदम, पंचमी का एक वचन, ठीक। क्रोड आदिर येषां ते क्रोडादयः, बहवः अचः यस्मिन् स बहुवच। कौन सा समास? बहवः अचः यस्मिन् स बहुवच, तस्मात् बहुवचः, ठीक है। अर्थ और पूरा करिए समास अभी। क्रोडादयश्च बहुवच इति क्रोडादि बहुवच, तस्मात् क्रोडादि बहुवचः। अर्थ करेंगे सूत्र का। चलो अर्थ, अनुवृत्तियां वही है। स्वांगाचोपसर्जनात्, स्वांगवाचिनः उपसर्जनात्, है ना, क्रोडादयः बहुवचः तदन्तात् प्रातिपदिकात्, ठीक है ना। स्वांगवाचिनः उपसर्जनात् उत्तरः ये क्रोडादयः बहुवचः शब्दाः तदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः न भवति। स्वांगवाची उपसर्जन से परे, है ना, स्वांगवाची उपसर्जन जो क्रोडादि, स्वांगवाची उपसर्जन जो क्रोडादि और बहुवच प्रातिपदिक तदंत प्रातिपदिक से परे ङीष् प्रत्यय स्त्रीलिंग में नहीं होगा। स्वांगवाची हो, उपसर्जन हो, किंतु वो क्रोडादि गण पठित शब्द हो अथवा बहुवच प्रातिपदिक हो, तो तदंत से स्त्रीलिंग में ङीष् प्रत्यय नहीं होगा। उसी में उदर शब्द भी आ गया था, बहुवच था क्योंकि, इसलिए उससे भी इसने क्या कर दिया? निषेध करना था। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। कल्याण क्रोडा, कल्याण खुरा, ये क्रोडादि है, ये सब स्वांगवाची होने से प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया।
ठीक है। तो कल्याणी क्रोड़ा यस्याह सा कल्याण क्रोड़ा, है ना, कल्याणकारी गोद है जिसकी। कल्याण खुरा, है ना, खुर जानते ही हैं, तो कल्याणम खुरम यस्याह सा कल्याण खुरा, कल्याण यानी अच्छे खुर हैं जिसके। तो ये सब स्त्रीलिंग में गौ के लिए हो गया आपका। और पृथु जघनम यस्याह सा पृथु जघना, पृथु जघनम यस्याह सा पृथु जघना, तात्पर्य क्या हो गया? पृथु माने फैली हुई, चौड़ी चौड़ी जांघें हैं जिसकी, उसको कहलाएंगे पृथु जघना। महत ललाटम यस्याह सा महाललाटा, महान यानी चौड़ी ललाट है जिसकी, वो कहलाएगी महाललाटा। तो शब्दों में कुछ, महाललाटा में वही आन्माता समानाधिकरण जाती है, उसे आत्म हो जाएगा। शेष शब्दों में कुछ विशेष नहीं है। इंगिश की प्राप्ति थी, इंगिश का निषेध हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से सब स्वांगवाची थे, इसलिए प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया कि क्रोडादि और बहुवच स्वांगवाची उपसर्जन यदि अंत में होंगे तो उससे इंगिश प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो निषेध करने वाले हो गए। कितना समय? ठीक है, अगला सूत्र है सहन विद्यमान पूर्ववाच्य। अच्छा, हम अगला सूत्र पढ़ाएं उससे पहले आप लोग एक श्लोक लिख लीजिए कि स्वांगवाची शब्द कौन से होते हैं। इसके लिए कारिका है, अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम, अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम, इसको याद रखिएगा। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम, प्राणिस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत, अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत तेन चेत तत् तथा युतम, तेन चेत तत् तथा युतम। ठीक है, क्या लिखा आप सब एक बार पढ़िए। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत तेन चेत तत् तथा युतम। कहते हैं कि स्वांगवाची, स्वांग मतलब क्या हो गया? जो हमारे शरीर में रहने वाला है। तो अपने शरीर के अंदर तो रक्त भी है, किंतु रक्त को नहीं लेंगे, अद्रवम। ठीक है ना, अद्रवम यानी जो द्रवशील ना हो, यानी जो बहने वाला ना हो, अद्रवम। मूर्तिमत, वो कैसा होना चाहिए? मूर्तिमत, मूर्तिमत का मतलब क्या हो गया? अब अपने अंदर तो आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और वो अद्रव भी है, कहाँ पर उसको नहीं लेना। मूर्तिमत यानी उसका आकार होना चाहिए। मूर्तिमत का मतलब क्या हो गया? उसका आकार होना चाहिए, है ना। मतलब अपने अंदर रहने वाले अंग तो बहुत सारे हैं, रक्त भी उसके अंतर्गत आ सकता है, कफ भी उसके अंतर्गत आ सकता है, किंतु इन सबको छोड़ दिया। कहते कि ठीक है ये तो छोड़ दिया आपने, किंतु मन बुद्धि इत्यादि भी तो अपने अंदर ही है। तो कहते कि नहीं, मूर्तिमत वो कैसे होने चाहिए? आकारवान होने चाहिए। तो मन और बुद्धि भी छूट गए। तो अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम, और वो कैसा होना चाहिए? प्राणी में स्थित होना चाहिए। किस में स्थित होना चाहिए? प्राणी में स्थित होना चाहिए। कहते ठीक है, प्राणी में स्थित तो हो, किंतु अब जैसे कहीं पर सूजन आ जाती है तो कह दिया कि अविकारजम, वो विकार से उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि कहीं पर सूजन आ गई, कहीं पर गुल्लक निकल गया है। तो मूर्तिमत भी है, प्राणी में भी स्थित है, अद्रव भी है, तो क्या हम उसको स्वांग मान लेंगे? कहते नहीं, वो स्वांग नहीं है, बल्कि वो विकारज है, वो किसी न किसी विकार से, दोष से उत्पन्न हुआ है। तो अविकारजम, जो विकार से भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत। दूसरी बात ये भी है कि तत्र स्थितम इति तत्स्थम, न तत्रस्थम अतत्स्थम, वो संप्रति किसी व्यक्ति में स्थित नहीं है, किंतु तत्र दृष्टम चेत, किंतु कभी वो किसी प्राणी में, किसी व्यक्ति में वो देखा गया है तो भी वो स्वांग माना जाएगा। जैसे आपने कह दिया कि तुंग नासिकी प्रतिमा, है ना, तुंग नासिकी प्रतिमा, तो प्रतिमा तो मूर्ति है, वो तो प्राणी नहीं है। तो अभी तो वो किसी में स्थित नहीं है, वो किस में स्थित है? वो मूर्ति में स्थित है, प्राणी में। अब तत्सम का मतलब क्या हो गया? कि संप्रति वो प्राणी में स्थित नहीं है, किंतु कभी वो प्राणी में देखा गया है। आएगा समझ में?
तो अभी तो हम प्रतिमा को कह रहे हैं, प्रतिमा तो प्राणी नहीं है, वो तो प्राण से रहित है, किंतु वो प्राणी में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? नासिका इत्यादि। तो अतत्स्थम, संप्रति वो प्राणी में स्थित नहीं है, किंतु तत्र दृष्टम चेत, किंतु कभी वो प्राणी में देखा गया है। तेन चेत तथा युतम, यदि उन शब्दों से युक्त भी कोई शब्द है, वो भी क्या माना जाएगा? स्वांगवाची ही माना जाएगा। तो स्वांगवाची शब्द कौन कौन से होंगे, इसके लिए आपको ये कारिका याद रखनी चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण कारिका है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जो आप लोगों को एक कॉपी बनवाई ना अलग से, उसमें नोट भी कर लेना और उसको याद भी कर लीजिएगा। आगे बात समझ में नहीं आई? तो इस प्रकार से ये कारिका आप लोगों को याद रखने की है, ठीक है। अगला सूत्र कर लेते हैं। सहने विद्यमान पूर्वाच्च, सहने विद्यमान पूर्वात् पंचमी का एक वचन च अव्ययपदम, सह च न च विद्यमानं च इति सहने विद्यमानम। सहने विद्यमानं पूर्वं यस्य स सहने विद्यमान पूर्वः, तस्मात् सहने विद्यमान पूर्वात्। पहले आपने द्वंद्व समास किया, फिर बहुव्रीहि समास कर लिया। अर्थ करेगा सूत्र का, सह न विद्यमान इत्येवं पूर्वात्, ठीक है ना, उपसर्जन स्वांगवाची शब्दांता, ऐसे कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे? सह न विद्यमान पूर्वात् उपसर्जन स्वांगवाची शब्दांतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङि प्रत्ययो ङिश प्रत्ययः न भवति। क्या अर्थ क्या बोले सब लोग? सह विद्यमान पूर्वात् स्वांगवाची उपसर्जनांतात् प्रातिपदिकात्, हाँ, कहते हैं सह न विद्यमान, ये तीन शब्द पूर्व में हो और स्वांगवाची उपसर्जन उत्तर पद में हो, तदंत प्रातिपदिक से भी स्त्रीलिंग में ङिश प्रत्यय नहीं होगा। जैसे सह केशाः यस्याः सा सकेशा, तो सह केशा अस्याः, यानी तात्पर्य क्या होगी? केशों से युक्त, केशों वाली। यहाँ पर स युक्त हो गया आपका, तो सह को क्या हो गया? सह केशाः यस्याः, यहाँ पर वो उपसर्जन से सूत्र है एक, उससे उपसर्जन जो सह शब्द, उसको स आदेश हो जाता है, तो सह को स आदेश हो गया। स केश, और बहुवचन में क्या हो गया? सकेशाः। इंग्लिश की प्राप्ति थी ना, क्यों? उपसर्जन भी है, अदंत भी है और स्वांगवाची भी है कि नहीं है? किंतु सह पूर्व में है, इसलिए इसने निषेध कर दिया। और न केशाः यस्याः सा अकेशा, जिसके बाल ही नहीं है उसको क्या कह देंगे? अकेशा। यहाँ पर न पूर्व में हो गया। और अविद्यमान केशा है ना, और विद्यमानाः केशाः यस्याः सा विद्यमान केशा, तो तीनों शब्द पूर्व में हो गया आपके। सह पूर्व में हो गया, सकेशा, न पूर्व में हो गया, फिर न का न लोपो, यहाँ से लोप हो जाता है, क्या बचता है? अ, तो अकेशाः, और विद्यमान केशा यस्याः सा विद्यमान केशा। तो अब उसमें जो निषेध कर रहे हैं, उसमें कोई भी शब्द हो, सबका निषेध हो जाएगा, चाहे वो उपसर्जन हो, उपसर्जन कह रहे हैं, चाहे वो बहुवचन हो, चाहे वो संयोगोपद हो, चाहे वो असंयोगोपद हो, चाहे वो अदंत हो, जिस भी किसी से प्राप्ति है, सबका निषेध हो जाएगा। कब निषेध होगा? सह न विद्यमान पूर्व में होंगे तो। इसी प्रकार सनासिका, अनासिका, विद्यमान नासिका, इन सब से प्राप्ति थी ना, नासिको दरोष्ठ से प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। किसको निषेध किया? सह पूर्व में होने पर, न पूर्व में होने पर, और विद्यमान शब्द पूर्व में होने पर, ठीक है ना। तो इसमें समास कैसे हुआ? ये जो भी हो गया, जैसे है ना, अविद्यमानाः केशाः अस्याः सा अकेशा, तो एक बात याद करो, या नयोस्ति अर्थानां बहुव्रीहि वाच्य उत्तर पद लोपश्च, है कि न तथा अस्त्यर्थक शब्दों का साथ में समास होता है। तो यहाँ पर अस्त्यर्थक शब्द है अविद्यमान, उसके साथ समास हो गया, न भी है, तो इस प्रकार से इनका समास हो जाता है। आगे चलें। नखमुखात् संज्ञायां, नखमुखात् पंचमी का एक वचन, संज्ञायां सप्तमी का एक वचन। हाँ, नखंच मुखंच इति नखमुखम तस्मात्, नखमुखात्। हाँ, अर्थ करेंगे नखांतात् मुखांतात् च प्रातिपदिकात्
स्त्रियां ङीष् प्रत्ययो न भवति संज्ञायां विषये। नख मुख दोनों शब्द कैसे हैं? अदंत भी हैं, असंयोगोपद भी हैं, प्राप्ति थी। इसने कहा देखो भाई, यदि किसी की संज्ञा पढ़ रही हो ना तो निषेध कर देना। तो नखांतात मुखांतात प्रातिपदिकात् हाँ स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः न भवति। नख अंत वाले मुख अंत वाले है ना, जो भी स्वांगोपसर्जनात्, और बढ़ा लीजिए अनुवृत्ति आ रही है, नखांतात मुखांतात स्वांगोपसर्जनात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः परश्च न भवति संज्ञायां गम्यमानायां। यदि संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो नख अंत वाले मुख अंत वाले उपसर्जन स्वांगवाची प्रातिपदिकांत शब्द से ङीष् प्रत्यय नहीं होगा। कोई शब्द आप लोगों को ऐसा याद आ रहा है जो नख अंत में हो और किसी की संज्ञा भी हो? हाँ बोलो बोलो बोलो। शूर्पणखा। शूर्पम इव नखम अस्याः सा शूर्पणखा। वज्रनखा। शूर्पणखा वज्रनखा। ऐसे ही गौरमुखा, कालमुखा, गोरे मुख वाली, काले मुख वाली, तो ये सब आपके नाम हैं। शूर्पणखा यहाँ पर पूर्व पदार्थ संज्ञायामक से णत्व होता है। शूर्पणखा तो नखांत वाले मुखांत वाले शब्द हैं, इनसे संज्ञा गम्यमान होने पर ङीष् प्रत्यय का नित्य निषेध हो गया। ठीक है, एक सूत्र और कर लीजिए, प्रकरण समाप्त हो जाएगा। दीर्घ जिह्वी च छंदसी। दीर्घ जिह्वी प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, छंदसी सप्तमी का एक वचन। दीर्घ जिह्वी इति शब्दः ङीष् प्रत्ययान्तः निपात्यते। तो दीर्घ जिह्वी यह शब्द निपातन किया गया कहाँ? छंदसी विषय, वेद विषय में। इसमें कोई अर्थ नहीं किया। तो दीर्घा जिह्वा यस्याः सा दीर्घ जिह्वी। उदाहरण क्या है पता है? तो जिह्वा शब्द कैसा है? स्वांगवाची है किंतु संयोगोपद है और अदंत भी नहीं है, तो इसमें ङीष् की प्राप्ति नहीं थी। इसने क्या करवा दिया? ङीष् करवा दिया। तो दीर्घ जिह्वी वै देवानां हव्यम अलेट। कौन है दीर्घ जिह्वी? दीर्घ जिह्वी वै देवानां हव्यम अलेट। देवो, हाँ अग्नि है ना, देवों के हव्य को उस दीर्घ जिह्वी अग्नि ने क्या किया? अलेट, चाट लिया। जो भी देवताओं के नाम पे आहुति डाली गई उसने क्या किया? सबको ले लिया, सबको चाट लिया। तो दीर्घ जिह्वी वै देवानां हव्यम अलेट। तो दीर्घ जिह्वी यह शब्द निपातन किया गया है वेद के लिए। ठीक है, तो ये तो इसी से पता पड़ रहा है कि देवताओं के हव्य को अग्नि जो है वो चाट लेते हैं। ठीक है ना, तो दीर्घ जिह्वी वै देवानां हव्यम अलेट, इस प्रकार से ये यहाँ पर निपातन किया गया है। तो आगे भी अभी चलेगा, थोड़ा सा ङीष् का ही प्रकरण चलेगा, किंतु यहाँ पर ये जो स्वांगवाची शब्दों से प्राप्ति हो रही थी तो उसमें कहाँ कहाँ हम निषेध करते हैं, कहाँ प्राप्ति करते हैं, ये एक पूरा ये प्रकरण है। ठीक है ना, तो यह प्रकरण आपका आज समाप्त हुआ है। तो आज इतना ही करते हैं, शेष कर लूँगा।